विशकन्या एपिसोड 1 महल का रहस्य नहीं, मत मारो उन्हें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मत मारो उन्हें, छोड़ दो। चिल्लाते हुए विशाखा बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। दूसरे कमरे से कल्याणी दौड़ती हुए आई और बोली, क्या हुआ विशाखा, तुमने आज फिर वही सपना देखा क्या? विशाखा ने कांपते हुए कहा, हाँ मम्मा, आज मैंने कुछ और भी देखा। क्या देखा बेटा? बोलो, और क्या देखा तुमने? कल्याणी ने व्याकुल होकर पूछा। मम्मा, मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी को आते हुए देखा, और मैंने देखा कि मैं अपनी हथेलियों को आंख के सामने रखकर उस रोशनी बचने की कोशिश कर रही हूं। सिर मैंने देखा। कहते कहते विशाखा कांपने लगी। कल्याणी ने देखा कि विशाखा की आंखें लाल होकर चमकने लगी हैं और वह कांपते हुए उससे लिपट गई है। कल्याणी ने विशाखा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी हिम्मत बंधाई और कहा, डोंट गेट स्केयर्ड माय डॉल, मम्मा इज विद यू, घबराओ नहीं बेटा। फिर क्या हुआ? तुमने और क्या देखा? बताओ विशाखा। घबराओ नहीं बेटा, विशाखा ने कहा। मम्मा, मैंने देखा कि एक बड़ा सा महल है जिसमें एक आदमी जमीन पर पड़ा है और उसके शरीर से वो रोशनी निकल रही है जिससे मेरी आंखें चौंधिया गई हैं। एक औरत के हाथों में बड़ी से नाइफ है जिससे वो औरत उस आदमी को मारने जा रही है। मैं वहीं खड़ी हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर पत्थर का हो गया हो और मैं हिल नहीं पा रही हूं। मैं उस आदमी को बचाना चाहती हूं, लेकिन मैं कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही हूं मम्मा। मैं चिल्ला रही हूं। मेरी आवाज पूरे महल में गूंज रही है। नहीं, मत मारो उन्हें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मत मारो उन्हें, छोड़ दो। विशाखा अपने डरावने सपने के बारे में अपनी मम्मी कल्याणी को बता ही रही थी कि कमरे में कर्नल राजवीर सिंह दाखिल होते हैं। विशाखा दौड़कर अपने पापा से लिपट गई और बोली, डैड, अगेन द सेम स्कैरी ड्रीम। कर्नल राजवीर सिंह बोले, डरो नहीं बेटा, डरावने सपने अभी कभी सबको आते हैं। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कॉलेज में पढ़ती हो और इतना डरती हो। But Papa, why the same dream I am seeing again and again? And it's very scaring, Dad. विशाखा ने अपने पापा से पूछा। कर्नल राजवीर सिंह कुछ नहीं बोले। विशाखा के कंधे को थपथपाया और लंबी सांस लेकर कल्याणी से कहा, आज तुम विशाखा के साथ ही सो जाओ, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। कल्याणी ने कहा, ठीक है, मैं इसी कमरे में विशाखा के साथ ही सो जाती हूँ। कर्नल साहब ने विशाखा को हिम्मत दिलाते हुए कहा, बेटा, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप। व्हेनेवर यू नीड, प्लीज कॉल मी। अब चलो एक ब्रेव गर्ल की तरह मम्मा के साथ सो जाओ, अब वो ड्रीम नहीं आएगा। ओके बेटा? इट्स ओके डैड, गुड नाइट वंस अगेन, विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल राजवीर सिंह समय के पाबंद और कड़क मिजाज आर्मी अफिसर। सुबह 8 बजे अगर उन्हें नाश्ता न मिले तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। जैसे ही सुबह के 8 बजे कर्नल साहब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कल्याणी उनके लिए जूस का ग्लास लेकर आई तो उन्होंने पूछा, हाउ अबाउट विशाखा, शी इज नॉट स्वाइनिंग अस इन ब्रेकफास्ट। कल्याणी ने कहा, वो अभी सो रही है, उसको सोने दो, वैसे भी कल रात वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इट्स ओके, तुम तो बैठ जाओ, कर्नल साहब ने कल्याणी से कहा। कल्याणी ने कहा, ओके, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बैठ तो जाती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट मैं आज विशाखा के उठने पर उसी के साथ करूंगी। वो क्या है ना, अभी वो थोड़ा घबराई हुई है, उसको मेरे सपोर्ट की जरूरत है। पिछली बार जब उसने वो स्केरी ड्रीम देखा था तो पूरे दिन वो उदास रही थी। ब्रेड में जैम लगाते हुए कर्नल साहब बोले, ठीक है, मुझे लगता है आज ही किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर विशाखा के बार बार सपना देखने वाली बात को डिस्कस करना चाहिए। उस सपने के बाद वो सचमुच डर जाया करती है। कल्याणी ने कहा, ठीक है, तुम किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन मैं एक बात कहूं, तुम गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं बोलो कल्याणी, क्या बात है, बोलो। वो मैं चाहती हूं कि विशाखा के डरावने सपने के मामले में मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ हम कुछ पारंपरिक उपायों को भी कर लें तो अच्छा रहेगा। कल्याणी ने हिचकते हुए कहा, क्या मतलब? कर्नल साहब ने पूछा, मतलब तुम्हें याद है वो नागधाम वाले स्वामी नागेश ने बचपन में विशाखा को देखकर क्या कहा था? कल्याणी ने कहा। कर्नल साहब ने आवाज ऊंची करके कहा, कम ऑन कल्याणी, तुम भी कौन से स्वामी नागेश और नागधाम की बातों को लेकर बैठ गई? आजकल ये बातें कहाँ चलती हैं यार? तुम पढ़ी लिखी होकर भी इन नाग संप्रदाय वालों की कथाओं में विश्वास करती हो? कल्याणी ने कहा, तुम प्लीज मेरी बातों को मत काटो।
एक बार मुझे नाग उपासकों के महंत जी से बात कर लेने दो। तुम्हें शायद याद नहीं है, जब विशाखा 3 साल की थी, तुम्हारी पोस्टिंग असम में थी। हम लोग पिकनिक मनाने गए थे और विशाखा जंगल में हमसे कहीं खो गई थी। शाम हो चुकी थी और वो फॉरेस्ट जंगली जानवरों से भरा था। बहुत ढूंढने के बाद जब हमें विशाखा मिली थी, तब वो हमें सांपों के बीच खेलती हुई मिली थी। हाँ, याद आया। तो नाग नागिन उसको घेर कर जंगली जानवरों से उसकी रक्षा कर रहे थे और हमारे जाते ही वे झाड़ियों में चले गए। कर्नल साहब ने कहा। कल्याणी ने गंभीर भाव से कहा, यह बात मैंने स्वामी नागेश को बताया था। उस समय वे महंत नागेश्वर स्वामी के शिष्य की तरह नागधाम की सेवा करते। आज वे स्वयं नागधाम के महंत हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि तुम्हारी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि जिसकी रक्षा शेषनाग वंश के नाग नागिन स्वयं करते हो, वो कोई मामूली लड़की हो ही नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तुम्हारी बेटी के सपने में नागमणि दिखाई देने लगे, उस समय उसे लेकर नागधाम चली आना। उसके लिए नाग नागिन उपासना का वही सही समय होगा। मुझे लगता है कल रात उसे सपने में जो दिव्य रोशनी दिखाई दी है, वो नागमणि का अद्वितीय प्रकाश ही होगा। कर्नल साहब लगभग चिढ़ते हुए बोले, तुम भी कल्याणी कहाँ ये दकियानुसी बातों में मेरा समय खराब कर रही हो। एक तरफ विशाखा कहाँ मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की और दूसरी तरफ कहाँ नाग नागिन और नागमणि की पुरानी कथाओं वाली बातें। तुम रहने दो ये सब। कल्याणी ने कर्नल साहब को मनाते हुए कहा, तुम प्लीज इस बार मुझे मत रोको। मैं भी तुम्हें साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने से नहीं रोक रही हूं ना। कर्नल साहब ने कहा, ठीक है, चलो आज मुझे फुल ड्रेस रिहर्सल में जाना है। तुम्हें जो ठीक लगे कर लो। उधर नागधाम में सभी दोपहर में सभी सर्पसाधक महंत जी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। सुबह ही खत्म होने वाली नाग साधना आज दोपहर होने पर भी जारी है। आखिरकार स्वामी नागेश अपनी साधना से उठकर सीधे माइक पर आकर साधकों को संबोधित करने के लिए बैठ गए। महंत नागेश स्वामी ने कहा, आज एक ऐसी खबर मैं आप लोगों को दूंगा जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप उन भाग्यशाली नाग साधकों में हैं जो इस पृथ्वीलोक पर वास कर रही नागलोक की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ नागिन वासुकी नागिन के बारे में जान पाएंगे। महंत जी की बातों को सुनकर सर्पसाधक कलिकेश ने पूछा, नागलोक की महारानी सर्वश्रेष्ठ वासुकी नागिन पृथ्वीलोक में क्यों वास कर रही हैं महंत जी? महंत नागेश स्वामी ने कहा, श्राप की वजह से। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को ढा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। भगवान शिव ने नागलोक की जिस नागिन को सबसे पहले इच्छाधारी होने का वरदान दिया था, वो थी नागराज वासुकी पत्नी वासुकी नागिन। लेकिन उनसे एक बड़ी भूल हो गई थी और शिवजी ने उन्हें मृत्युलोक यानी पृथ्वी में जन्म लेने और वास करने का श्राप दे दिया। आज से 20 वर्ष पहले उनका जन्म पृथ्वीलोक में एक कन्या के रूप में हो गया था, लेकिन आज तक उन्हें जाता नहीं है कि वे एक विष कन्या है और वे ही है वासुकी नागिन। सर्प साधक कलिकेश ने फिर पूछा, महंत जी, नागरानी वासुकी नागिन से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जो उन्हें नागलोक छोड़कर मृत्युलोक में रहने का अभिशाप शिवजी ने दे दिया? महंत नागेश स्वामी ने कहा, यह तो वे स्वयं बताएंगी, लेकिन वे सिर्फ उसी को बताएंगी जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पुनः नागरानी को नागिन रूप धारण करने की आज्ञा देंगे। नागरानी वासुकी श्राप से तभी मुक्त हो पाएंगी जब पूर्णिमा के दिन उसी प्राचीन महल में वे अपने सबसे बड़े दुश्मन के गले में अपना विष उतार देंगी, जो सृष्टि के संहारक जटाधारी नीलकंठ का घोर अपमान करेगा। ये संयोग 50,000 दशकों में एक बार ही आता है। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए पिछले 50,000 दशकों में नागरानी ने इस मृत्युलोक में न जाने कितनी बार किन किन रूपों में जन्म लिया हो। इसी बीच विशाखा को तेज बुखार आ जाता है और कल्याणी घबराती हुई कर्नल साहब को फोन करती है। बिल्लो, तुम कहाँ हो? विशाखा को 104 फीवर है और उसका शरीर बिल्कुल लाल हो गया है। अरे सुबह तक तो वो बिल्कुल आराम से सो रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं कैंप से निकल रहा हूँ। 15-20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, कर्नल साहब ने चिंतित होते हुए कहा। जैसे ही कर्नल साहब अपनी जीप की तरफ बढ़े थे कि एक जवान ने आकर उनसे कहा, सर, ब्रिगेडियर साहब ने आपको अपने कमरे में बुलाया है।
कर्नल साहब ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूं। आओ आओ कर्नल राजवीर सिंह, बैठो, तुमसे एक बात डिस्कस करनी है। ब्रिगेडियर पुरी ने कहा, सर जरूर कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी को हाई फीवर है और उसको अभी तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना होगा। कर्नल साहब ने ब्रिगेडियर पुरी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। बस इतना पूछना था कि हेडक्वार्टर ने शूटिंग रेंज के इंचार्ज के लिए किसी काबिल अफसर का नाम मांगा है। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं तुम्हारे नाम की सिफारिश भेज दूं। सर, इट्स योर काइंडनेस दैट यू अरे आस्किंग मी, अदरवाइज फौज में कौन अफसर किसी से पूछता है। आप मेरा नाम भेज दीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको अपने फैसले पर फक्र होगा। घबराते हुए 15 मिनट में ही कर्नल साहब आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि कल्याणी विशाखा को लेकर मिलिट्री हॉस्पिटल जाने के लिए निकल चुकी है। जब कर्नल साहब मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे तब तक डॉक्टर ने विशाखा को एडमिट कर लिया। कल्याणी ने कर्नल साहब को कहा, विशाखा हाई फीवर में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है। कभी कहती है उनको बचा लो, कभी कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कर्नल साहब ने डॉक्टर से मिलकर पूछा, हार्ट हैपन तो विशाखा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, ऑफिसर आप चिंता मत कीजिए, हाई फीवर में ऐसा होता है। दवाई दे दी गई है और कुछ टेस्ट्स के लिए सैंपल्स के लिए गए हैं। इनको 2 दिन यहीं एडमिट रहने दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उधर नागदाम में सर्प साधकों की जिज्ञासा बढ़ रही है। सभी साधक एक के बाद एक महंत नागेश स्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। एक साधक ने पूछा, हमें कैसे ज्ञान हो सकता है कि पृथ्वीलोक में कौन सी स्त्री सर्वश्रेष्ठ नागरानी नागिन वासुकी है और कौन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है? महंत नागेश स्वामी ने कहा, तुम्हें इस बात का ज्ञान कदापि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इच्छाधारी नाग नागिन को विशेष वरदान प्राप्त होता है कि वे अपना वेश बदल सकते हैं और कोई उन्हें पहचान नहीं सकता, सिवाय हिमालय की कंदराओं में भटकने वाले मनीषियों में सर्वश्रेष्ठ जटायशी के, जिन्हें भी भगवान शिव ने इच्छाधारी होने का वरदान दिया है। और रही बात दुश्मन की, तो तुम ही बताओ कि सर्प प्रजाति का दुश्मन कौन हो सकता है? साधक ने कहा, नेवला और चील। महंत नागेश स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, नेवला और चील, लेकिन बेचारा नेवला अपना रूप नहीं बदल पाने के कारण महाशक्तिशाली नहीं बन पाया है। चीलों के देवता गिद्धाधीश ने उन्हें सांपों से भी पहले इच्छाधारी होने का वरदान दे दिया था। इसीलिए चीलों ने नाग नागिनों को छलकर उन्हें सताना शुरू कर दिया था। आदिकाल से ही नागों और चीलों की शत्रुता चली आ रही है। कलयुग में भी नागवंश का सबसे बड़ा दुश्मन चील है। साधक ने फिर महंत जी से पूछा, क्या महंत जी, क्या एक दिन चील हमारे पूजनीय नाग देवता पर विजय पालेंगे? महंत नागेश स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, नागों के देवता है देवों के देव महादेव, जिनकी तीसरी आंख जब खुलती है तब प्रलय आ जाता है। उनके गुस्से से तीनों लोकों में कंपन होने लगती। वे जितने सौम्य रूप में प्रकट होते हैं उससे कई गुना अधिक खतरनाक है उनका रौद्र रूप। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति है शिव। त्रिदेवों में संहार के देवता माने गए हैं जटाधारी। वे अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। वे हमेशा से लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। यही कारण है रावण, शनि, कश्यप, हिषि सब इनकी भक्ति करने पर मजबूर हो गए थे। महादेव नागों के देव हैं, इसीलिए वे नागलोक पर शासन करने वाले नागराज वासुकी को शिवजी हमेशा अपने साथ रखते। वहीं दूसरी तरफ चील गिद्धाधीश की उपासना करते हैं, जो खुद को यमदेव यानी मौत का भगवान कहता है। जब भी नागों और चीलों में युद्ध होता है तो अंततः महादेव के प्रिय नाग ही विजय प्राप्त करते। ये युगों युगों से होता चला आया है और कलयुग में भी यही दोहराया जाएगा। इधर आर्मी कैंटोनमेंट में सूरज ढल चुका है और अंधेरा छाने लगा है। कल्याणी वार्ड से बाहर वेटिंग हॉल में कर्नल साहब के पास आकर कहती है, यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट रह सकता है, इसलिए तुम क्वार्टर चले जाओ, मैं रात यहीं विशाखा के पास रहूंगी। कर्नल साहब ने कहा, ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत यहां आ जाऊंगा। विशाखा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कल्याणी ने रात 11 बजे इमरजेंसी ड्यूटी वाले डॉक्टर से पूछा, आखिर इतने घंटों के बाद भी विशाखा का हाई फीवर उतर क्यों नहीं रहा है डॉक्टर? आर्मी के डॉक्टर ने कहा, अब तक बुखार उतर जाना चाहिए, लेकिन पेशेंट को लगातार 104 डिग्री फीवर बना हुआ है।
इट्स अनयूजुअल। मैंने सिस्टर को अभी सलाइन लगाने के लिए कहा है। देखते हैं, थोड़ी देर में बुखार उतर जाना चाहिए। अभी कल्याणी डॉक्टर से बात कर ही रही थी कि पूरे मिलिट्री हॉस्पिटल में शोर शराबे और अफरा तफरी मचने की आवाजें आने लगीं। डॉक्टर और कल्याणी इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए। देखा नर्सें और वार्ड बॉयज इधर उधर दौड़ रहे हैं और सांप सांप चिल्ला रहे हैं। डॉक्टर ने एक नर्स से पूछा, सिस्टर, कोई मुझे बताएगा कि क्या बात है? नर्स ने घबराते कल्याणी चौंक हुए जवाब दिया, सर, देयर इज एन स्नेक एंड बेड नंबर 25 गई, क्योंकि 25 नंबर बेड पर तो विशाखा एडमिट है। वह भागती हुई वार्ड में गई और देखा कि विशाखा गहरी नींद में सो रही है और उसके सिर के पास फन फैलाए एक नाग सांप कुंडली मारकर बैठ। ये देखते ही कल्याणी बेहोश हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पिशकन्या, आपके अपने चैनल नॉवेल ऑडियो सीरीज। एपिसोड 2, नागपंचमी का इंतजार। ट्रिंग पिंग ट्रिंग। आधी रात को कर्नल राजवीर सिंह का मोबाइल बजता है। वे विशाखा की चिंता में सोए नहीं थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल की रिंग उनके कानों में पड़ी वे चौंक गए। उन्होंने सोचा कि कल्याणी का फोन होगा और उन्होंने छत से फोन रिसीव की। हेलो कर्नल सिंह, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल से डॉक्टर मेजर कपूर बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ का अचानक शुगर लेवल लो हो गया और वे बेहोश हो गई हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बट आई थॉट आई मस्ट इन्फॉर्म यू। कर्नल साहब ने घबराते हुए कहा, वो बहुत टेंशन ले लेती है। और मेरी बेटी विशाखा, हाउ इज शी? उसका फीवर उतरा क्या? हेलो 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 डॉक्टर कपूर। फोन नेटवर्क कंजेशन की वजह से कट चुका था। कर्नल साहब ने बंगले पर तैनात जवान से कहा, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल जा रहा हूं, तुम यहां ध्यान रखना। इतना कहते ही वे बुलेट स्पीड से अपनी जीप को मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ भगाने लगे। रात में आर्मी कैंटोनमेंट की सड़कें सुनसान थीं और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि विशाखा के बगल वाले बेड पर कल्याणी सिर झुकाए बैठी है। कल्याणी, आर यू ऑल राइट? कर्नल साहब की आवाज में घबराहट साफ साफ दिख रही थी। आई एम ओके, यू नो इट वाज अगेन थे हाइपोग्लाइसीमिया, कल्याणी ने कहा। तुम इतना टेंशन लेती ही क्यों हो? शुगर लेवल का अचानक नीचे आ जाना कैन बी डेंजरस फॉर लाइफ। कर्नल साहब ने बेड पर कल्याणी के बगल में बैठते हुए कहा, अरे बात ही ऐसी थी, तुम होते तो तुम भी टेंशन में आ जाते, कल्याणी ने कहा। कर्नल साहब ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ था कल्याणी? इसी बीच डॉक्टर मेजर कपूर भी वार्ड में आ गए और उन्होंने कर्नल साहब से कहा, हेलो कर्नल सिंह, आई एम मेजर एस के कपूर। टुडे आई एम हियर एन इमरजेंसी ड्यूटी। Mrs. Singh and me were discussing about Vishakha's treatment and we heard some noise around. हम भागते हुए विशाखा के बेड पर पहुंचे। When we reached here we saw there was a huge snake sitting in her bed. कर्नल साहब ने हैरान होकर कहा, क्या सांप? यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में? How can is this possible? फिर क्या हुआ? कल्याणी ने कहा, मैं बेहोश होकर दरवाजे के नजदीक ही गिर गई थी और जब मुझे थोड़ी देर पहले होश आया तो मैंने खुद को विशाखा के इसी बगल वाले बेड पर पाया। डॉक्टर मेजर कपूर ने कहा, हम सब लोग मिसेज सिंह के ट्रीटमेंट में एंगेज हो गए। इनको ग्लूकोज लगाया और जब तक इन्हें होश आया तब तक वो स्नैक जा चुका था। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ। कर्नल साहब ने लंबी सांस ली और कहा, ओह थैंक गॉड। पता नहीं इस मिलिट्री हॉस्पिटल में सांप कैसे आ गया। अगर किसी को डस लेता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? विशाखा का फीवर अब कैसा है? डॉक्टर मेजर कपूर ने कहा। हैरानी की बात तो यह है कि मैं मिसेज सिन्हा से डिस्कस करने के बाद विशाखा को स्लाइन लगाने ही वाला था। वो स्नैक इंसिडेंस हो गया, लेकिन उस सांप के जाते ही विशाखा का बुखार उतरने लगा। नाउ द फीवर इज 100 एंड इट्स ग्रेजुअली कमिंग डाउन। कर्नल सिंह ने कल्याणी की तरफ देखा और कल्याणी ने आंखें बंद करके जैसे उन्हें इत्मीनान से रहने का इशारा किया। सुबह सुबह नागधाम में महंत जी यानी नागेश स्वामी आराधना के लिए उठे। नागधाम के प्रवेश द्वार पर स्वामी नागेश सबसे पहले सुबह अंधेरे में ही झाड़ू लगा देते हैं, फिर स्नान करके शिवजी की विशाल मूर्ति का जलाभिषेक करते हैं। ये नियम कई दशकों से चला आ रहा है। आज जब वे प्रवेश द्वार पर झाड़ू लगाकर जलाभिषेक के लिए शिवजी की प्रतिमा पर गए, तब उन्हें अंधेरे में शिवजी की मूर्ति के ऊपर कुछ हलचल दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो हैरान हो गए।
उनके मुंह से निकला, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? आज शिवजी की गर्दन में पत्थर का नहीं बल्कि ये असली सांप लिपटा है। वाह, क्या विहंगम दृश्य है। लेकिन ये कोई मामूली नाग देवता नहीं मालूम पड़ते हैं। इनके पूरे शरीर में कितना तेज है, कितना अलौकिक प्रकाश है इनके फन के ऊपर। आह, ये अद्भुत है। सभी सर्पों में ये एक विशेष, अति विशेष नाग है। इतना विलक्षण, इतना मनोरम, अद्वितीय नागदेव मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा। नागेश स्वामी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर शिवजी के चरणों में झुका दिया। बहुत देर तक महंत जी इसी मुद्रा में शिवजी को समर्पित होकर आभार व्यक्त करते रहे। वे मन ही मन शिवजी से कह रहे थे, हे देवों के देव, आपकी कोई लीला जरूर है जो आपने ऐसा मनोरम और विलक्षण दृश्य मेरे सामने प्रस्तुत किया है। आपके गले में जो नाग देवता लिपटे हैं वे असाधारण है। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा अद्वितीय, ज्योतिर्मय, विशाल नाग पूरे सर्प प्रजाति में पाया जाता। हे महेश, आपकी लीला आप ही जाने। मैं तो बस आपका यूनिनी हूं कि आपने मुझे इस दर्शन लाभ के योग्य समझा। अचानक महंत जी को ऐसा लगा जैसे उनके आसपास डमरू बजना शुरू हो गया है और कोई उनके कानों के समीप आकर कुछ कह रहा है। वे बगैर अपनी आंखें खोले ध्यानपूर्वक उस आती हुई आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। नागेश, तुम्हें जो आभास हुआ वो सत्य है। तुमने एक गैर मामूली नाग का दर्शन किया है। आज हजारों सालों के बाद नागलोक के महाराजा, दुनिया भर के नागवंशियों में सर्वश्रेष्ठ नागराज वासुकी को पृथ्वीलोक में जाना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? इस रहस्य का उद्घाटन तुम्हारे सामने आने वाली नागपंचमी को होगा, क्योंकि उस दिन इस नागधाम में उनका पदार्पण होगा, जिनकी वजह से नागराज वासुकी आज मृत्युलोक में पधारे हैं। तुम्हारे सामने जो खचित हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाने वाले हर नाग नागिन को नागधाम के भ्रमण का आदेश मैंने दिया है। तुम नाग पंचमी की प्रतीक्षा करो और उस आगंतुक के स्वागत की तैयारी करो। याद रखना, इस बात की जानकारी तुम्हारे अति प्रिय शिष्यों के अलावा किसी और को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिद्धादिश के उपासक भी वेश बदलकर नागधाम में आते जाते रहते। धीरे धीरे डमरू की आवाज मध्यम होती चली गई और महंत जी के कानों में एक सन्नाटा पसरने लगा। महंत जी सम्मोहन की मुद्रा में बहुत देर तक उसी अवस्था में रहे और फिर धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली तो हल्का उजाला चारों तरफ फैल चुका। उन्होंने जब से शिवजी की प्रतिमा की तरफ देखा तो उनकी गर्दन में लिपटे हुए नागराज अंदारत। महंत जी की आंखों में आंसू थे और वे उठकर साधना कक्ष की ओर बढ़े। मिलिट्री हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही कल्याणी की आंख लगी। वह हड़बड़ाकर तब उठी जब उसका फोन बजने लगा। नमस्ते आंटी, मैं सलमा बोल रही हूँ। वो विशाखा को कल शाम को फोन किया था और अभी भी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कल्याणी के फोन उठाते ही विशाखा की बेस्ट फ्रेंड ने कहा। कल्याणी ने जवाब दिया, हाय सलमा, कैसी हो बेटा? वो क्या है ना, विशाखा को अचानक तेज बुखार हो गया है। उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सलमा ने कहा, क्या? विशाखा को हाई फीवर है और उस कमबख्त ने मुझे फोन तक नहीं किया। आंटी, आप भी उसको समझाओ ना। वो कॉलेज ड्रामा सोसाइटी की हेड है और इस साल एनुअल डे ड्रामा की तैयारियों के लिए वो बिल्कुल मरी जा रही है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखती है और न ही उसे कोरोना पेंडेमिक का कोई डर है। अच्छा आंटी, इसका कोरोना टेस्ट करवाया है ना? कल्याणी ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने सभी तरह के टेस्ट्स के लिए सैंपल्स कलेक्ट किया है। आज सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। सलमा ने कहा, आंटी, एक बार इस गधी को फोन देना, मैं इसकी खबर लेती हूं। कल्याणी ने इस तरफ से कहा, बेटा वो गहरी नींद में है। मिडनाइट के बाद तो उसका फीवर उतरना शुरू हुआ है। जैसे ही वो उठेगी मैं तुमसे बात करवा दूंगी। मम्मा, मैं सुन रही हूं, ये उल्लू की बच्ची सलमा है ना कॉल? ये विशाखा की आवाज थी। कल्याणी का चेहरा विशाखा की आवाज सुनकर खुशी से चमक उठा। उसने कहा, हाँ बेटा, इट्स सलमा, विलिंग टू टॉक टू यू। शी इज वरीड बिकॉज योर फोन इज नॉट रीचेबल। लो, बात कर लो। विशाखा ने फोन लिया और धीमी आवाज में बोली, अबे शैतान कहीं की, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं और तू यहां नहीं आकर फोन पर भाषण दे रही है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूं। सलमा ने कहा, चाहे किसी भी हाल में रहे तू बदल नहीं सकती। अरे मुझे क्या सपना आया है कि तुम्हें हाई फीवर है और तू हॉस्पिटलाइज्ड है। चल अब फोन रख, आ रही हूं 1 घंटे में। विशाखा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन यार, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, यहाँ 1 से ज्यादा अटेंडेंट अलाउड नहीं है और आजकल कोरोना की वजह से विजिटर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, अंडरस्टैंड?
अब मुझे रिलीज हो जाने दे, फिर घर पर मिलेंगे। और हाँ, तुमने सपने की बात की ना, तो मैं भी तुम्हें अपने एक सपने के बारे में मिलकर बताऊंगी। ओके चल ठीक है, बाय। सलमा ने कहा, बाय विशाखू माय डार्लिंग, जल्दी से डिस्चार्ज हो जा, मैं तुम्हारे लिए आज दुआ करूंगी। कर्नल साहब को कल्याणी ने विशाखा के उठने की खबर फोन पर दे दिया। उन्होंने कल्याणी से कहा, आज मुझे लौटने में शाम हो जाएगी, तुम विशाखा का ख्याल रखना। कल्याणी ने कहा, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर, बाय। सुबह 10 बजे डॉक्टर मेजर कपूर वार्ड में राउंड पर आए। उन्होंने कल्याणी से कहा, आज आफ्टर लंच विशाखा के सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद अगर सब ठीक रहा देन वी कैन डिस्चार्ज। कल्याणी ने कहा, इट्स ओके डॉक्टर कपूर, एज यू थिंक फिट, थैंक यू। उधर नागधाम में स्वसाधना से निवृत्त होकर महंत नागेश स्वामी रोज की तरह सर्प साधकों को संबोधित करने के लिए कक्ष में उपस्थित होते हैं। उनके आसन पर बैठने से पूर्व सभी सर्प साधक अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नागेश स्वामी बैठकर माइक इन करते हैं, सभी नाग उपासक बैठ जाते हैं। महंत नागेश स्वामी ने बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे नागा में ये खेचित पृथ्वीतले, ये च हेलिमरीचस्था यंत्रे दिवी संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिन, ये च वापितरागेषु तेषु सर्वेषु वैनम। जो नए सर्प साधक हैं उनके लिए मैं इस मंत्र का अर्थ बता देता। इस नाग उपासना मंत्र के माध्यम से साधक कहना चाहता है कि संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाबों, नलकूप, सूर्य की किरणों आदि जहां भी नाग देवता विराजमान है, वे भी हमारे दुखों को दूर कर हमें सुख शांति पूर्वक जीवन दें। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। हम नागधाम के सभी साधक अपनी साधना और उद्बोधन की शुरुआत इसी मंत्र से करते हैं। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे नागधाम में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा नाग पंचमी का पर्व इस वर्ष बहुत ही भव्यतापूर्ण होगा। इस सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम सभी नाग साधक पंचमी का त्योहार अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाएंगे। आपको तो जात है ही कि भविष्य पुराण में नाग पूजन की परंपराविधि और इसके लाभ का भी जिक्र किया गया है। हम पुराणों में वर्णित सभी नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। नाग पंचमी के इसी पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी ने नागों को वर दिया था कि जन्मेजय के सर्पयज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक उनकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी और उन्हें भस्म होने से बचाया था, इसलिए पंचमी तिथि नागों को विशेष प्रिय है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन नागलोक में भी उत्सव मनाया जाता, इसलिए हम लोग भी पृथ्वीलोक में नागधाम में नाग पंचमी का भव्य उत्सव मनाएंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। मेहनत जी की बातों को सुनकर सभी नाग साधक उत्साहित हो गए। सबने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। मेहनत जी के प्रिय शिष्य साधक कलिकेश ने कहा, महंत जी, इस बार लगता है नाग पंचमी हम नाग उपासकों के लिए अति विशेष होने वाली है। महंत जी ने कहा, पा कलिकेश, तुमने ये बात कही तो मैं भी एक विशेष सूचना तुम सब तक पहुंचाने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। तुम्हें संभवतः ने कानों पर यकीन न हो, लेकिन यह सत्य है कि नागलोक के महाराजा, समस्त नाग नागिनों में सर्वश्रेष्ठ जटाधारी भगवान शंकर के प्रिय नागराज वासुकी किसी अति आवश्यक कार्य से इस मृत्युलोक में पधारे हैं। नागराज को पृथ्वीलोक में क्यों आना पड़ा, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसके ऊपर से इस नाग पंचमी के दिन ही पर्दा उठेगा। उस दिन हमारे नागधाम में एक ऐसे आगंतुक का पदार्पण होगा, ऐप जिनकी वजह से नागराज वासुकी इस मृत्युलोक में पधारे हैं। हम सबको नागपंचमी का बेसब्री से इंतजार भी करना होगा और पूरी तन्मयता से उत्सव की तैयारी भी। महंत जी की बातों को सुनकर सभी सर्प साधक के चेहरे पर अचरज और उत्साह का भाव था, लेकिन सभागार में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी मौजूद था जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वह इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसके हाथ कोई बड़ा राज लग गया हो, जिसका उसे बहुत दिनों से इंतजार था। उसकी कुटिलता से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे इस राज के बदले कोई बड़ा इनाम मिलने वाला हो। ये व्यक्ति सर्प साधकों में सबसे नाटा और मोटा था। कुछ ही दिन पहले ये नागधाम आया था। इसने महंत जी का दिल जीतने के लिए 1 वर्ष तक नागधाम में सेवक की तरह सेवा दी थी। अभी कुछ ही दिन पहले महंत जी ने इसे नाग साधना के लिए चयनित किया था। इस छोटे कद के व्यक्ति का नाम है आदिकेशवन। मिलिट्री हॉस्पिटल में कल्याणी के चेहरे पर खुशी दिख रही है। उसने कर्नल साहब को कॉल किया और कहा, विशाखा के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, कोविड-19 टेस्ट भी नेगेटिव आया है। डॉक्टर कपूर said that he will discharge her in the evening. कर्नल साहब ने कहा, that's very good. I will come to military hospital to take you home.
बाय, टेक केयर। कल्याणी ने विशाखा से पूछा, बेटा आज रात में मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। टेल मी व्हाट यू विल लाइक टू हैव इन डिनर। मम्मा आई विल प्रेफर अ ग्लास ऑफ मिल्क। विशाखा ने कहा, तुम्हें तो दूध में डुबाकर भी रख दिया जाए, तुम्हारा मन नहीं भरेगा। बचपन से मिल्क तुम्हारा फेवरेट रहा है। चलो मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए आलू के पराठे और मूंगफली की चटनी बना दूंगी। ओके, कल्याणी ने हंसते हुए कहा। ओके मम्मा, यू आर सो स्वीट। कहते हुए विशाखा ने कल्याणी को गले से लगा लिया। उधर नागधाम में महंत जी का वक्तव्य खत्म होते ही आदिकेश्वर धाम के पिछवाड़े में बने बागीचे में जाता है और वहां जाकर पैरों की आड़ में अपने दोनों हाथ ऐसे फैला देता है जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले करता है। वह अपनी दोनों आंखें बंद कर कहता है, धरती अंबर पर करेंगे राज, गिद्धाधीश के हम जांबाज। और अचानक वह एक चील का रूप धारण कर आसमान में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ने आदिकेश्वर कहता है, मैं आ रहा हूं, आज एक जरूरी सूचना ला रहा हूं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए विजुजनी, आपके अपने चैनल नॉवल ऑडियो सीरीज।